कुछ तो आपको जवाब चैट बॉक्स में देना है। किसी को वीडियो का मतलब आपका माइक ऑन नहीं करना, लेकिन चैट बॉक्स में आपका रिस्पॉन्स आना जरूरी है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हम अभी जो सेशंस ले रहे हो पर्टिकुलर क्रॉप के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। हम बायोफिट का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं ले रहे, हम क्रॉप के ऊपर हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि स्टिमरिज क्या काम करता है, हमारा बायो 99 क्या काम करता है, हमारा एनपीके क्या काम करता है। ऑलमोस्ट हमारे सभी रिटेलर्स को हो, हमारे सभी डायरेक्ट सेलर्स को हो, जितने भी हमारे नए पुराने सभी लोगों को हमारा बेसिक का प्रोडक्ट का जो कुछ फंक्शन है वो फंक्शन मालूम है। लेकिन किस स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में देना चाहिए और किस प्रमाण में देना चाहिए, ये लोगों की ज्यादा हमारे पास क्वेरीज आती है। तो इसलिए हम इस सेशन में प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे, लेकिन प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और किसके साथ किस स्टेज में यूज करना है हम इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया, आज का हमारा टॉपिक है सोयाबीन। सोयाबीन को अगर देखा जाए तो ऑयल सीड में आता है, जिससे तेल यहाँ पे ज्यादा बनता है। कुछ कुछ जगह ये पल्स करके, मतलब क्या, हमारे और देखा जाए तो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये तीन बड़े स्टेट है। इन तीन बड़े स्टेट में इन सोयाबीन का उत्पाद बहुत ज्यादा प्रमाण पे होता है। मतलब आप महाराष्ट्र का देखोगे तो हमारा मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, ये पूरे एरिया में सोयाबीन का उत्पाद ज्यादा होता है। आप एमपी में जाओगे, इंदौर रीजन में जो इसका उत्पाद ज्यादा होता है। गुजरात में भी अच्छा खासा उत्पाद इस सोयाबीन के ऊपर होता है। तो सोयाबीन इंडिया में कुछ नया नहीं है, हर किसान इसको उगाता है, ज्यादा मात्रा में उगाता है। तो बेसिक्स आइडिया किसान को यहाँ पे इस प्रोडक्ट सोयाबीन के माध्यम से ऑलरेडी है, नॉलेज उसको रहता है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट इसमें कैसा प्लेस करना है, ये आज का मेन टॉपिक है। सोयाबीन का अगर देखा जाए लाइफ साइकिल, जैसे कि मैं हर सेशन में बताता हूँ, आपको कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम में यूज करना है, ये पूरा डिपेंड रहता है उसके लाइफ साइकिल के ऊपर। जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था चिली का लाइफ साइकिल, और चिली के लाइफ साइकिल के ऊपर हमने बताया था किस स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट जाना चाहिए। उसी प्रकार सोयाबीन का भी लाइफ साइकिल होता है। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, बीज जिसे बोलते हैं, बीज का नेक्स्ट स्टेज आता है जर्मिनेशन स्टेज। उसके बाद आता है स्प्राउटिंग स्टेज, जहाँ पे उसको दो तीन पत्ते यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद आता है लीफ ग्रोथ स्टेज, जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज भी यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेज आता है फ्लावरिंग स्टेज, पॉट फिलिंग, और उसके बाद आता है मैच्योरिटी। ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स में आपको ये स्टेजेस देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट सभी क्रॉप में ऐसा ही लाइफ साइकिल रहता है, लेकिन कुछ कुछ क्रॉप्स में कुछ अलग हाईलाइट्स रहता है। जैसे कि सोयाबीन में पॉड फिलिंग स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लावरिंग स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन स्टेजेस में हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके ऊपर क्रॉप का जो कुछ आगे वाला शेड्यूल रहेगा वो डिपेंड होता है। लेकिन इस सोयाबीन के ऊपर जाने से पहले हम भी इस क्रॉप को समझेंगे। लेकिन इस क्रॉप के बारे में सबसे पहला क्या करना पड़ता है, आपको लैंड प्रिपरेशन करना पड़ता है। मतलब क्या, आपका जो खेत है वो खेत हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर जो अभी चल रहा है वो सीधा करंट प्रॉब्लम के ऊपर आता है, लेकिन कुछ लोग बेसिक के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो बेसिक क्या होता है, लैंड प्रिपरेशन हमारा, जिससे हमारा एक्चुअल एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। लोगों को क्या लगता है हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है जून से, वैसा नहीं है। हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है मार्च से लेके मई तक। इस मार्च से लेके मई तक हम हमारे जो फील्ड रहेंगे उस फील्ड को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखेंगे। जैसे कि हमारे कुछ कुछ जगह पे खेतों को खुला छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सन उस खेत के ऊपर पड़े, और सन की हीट की वजह से सॉइल में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी फंगस है, उसका डेथ वहां पे हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे मार्च से लेके अप्रैल तक फील्ड को खुला छोड़ा जाता है। कुछ कुछ जगह यहाँ पे डीप प्लोइंग किया जाता है। अगर आप प्लोइंग अच्छा नहीं करते तो आपका जो सॉइल का हम बोलते हैं ना उसको ढीलापन, वो मिलेगा नहीं। सॉइल अगर कॉम्पैक्ट होगी, आपके सॉइल में जो कुछ पेनिट्रेशन होना चाहिए वो पेनिट्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। तो सॉइल में अच्छी प्लोविंग आपकी यहाँ पे होना चाहिए। लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक का आपको अच्छी प्लोविंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, अप्रैल मई के महीने में हमें यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जितने भी आपके प्लॉट्स रहेंगे उन प्लॉट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। मतलब आपको सॉइल को, सीधी भाषा में बोले, जितनी आपकी सॉइल ढीली ढाली रहेगी उतनी आपकी सॉइल आपको अच्छा रिजल्ट बाद में देने वाली है। तो आपको क्या करना है, अप्रैल मई मई के महीने में आपको हैरोइंग वहां पे करना है। सॉइल के जितने भी क्लॉट्स रहेंगे उसको ढीला ढाला करना है। आपके हैरो के माध्यम से, फ्लो के माध्यम से, या ट्रैक्टर मशीनरी, आज
आसान छोटे से छोटे गांव में ट्रैक्टर्स अवेलेबल है, उसके मशीनरीज अवेलेबल है, उस मशीनरी के माध्यम से आपको वो लैंड प्रिपेयर करना है। मई महीने में खास करके क्या करना है, आपको मई महीने में सॉइल टेस्ट करना जरूरी है। इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते दोस्तों। अगर सॉइल टेस्ट नहीं किया तो मुझे किस मात्रा में खाद डालना है ये मुझे पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने सॉइल टेस्ट किया है तो आपको प्रॉपर आपके खेत में कितनी खाद डालना है उसका परफेक्ट नॉलेज वहां पे आ जाएगा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। आपका खर्चा भी आपका वहां पे बचने वाला है। अगर आप सॉइल टेस्ट करते हो तो कम से कम 25 से 30% आपका जो फर्टिलाइजर के ऊपर खर्चा होता है वो कम होता है। तो मई महीने में जिन लोगों ने सॉइल टेस्ट नहीं किया अभी तक, तो जल्द से जल्द आपका सॉइल टेस्ट करके लो। बारिश आने के बाद सॉइल टेस्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मई महीना है, 4-5 दिन हमारे बाकी है, तो इन 4-5 दिन में मानसून आने से पहले आपको सॉइल टेस्ट करवा के लेना है। इसका भी सोल्यूशन नेटसप ने आपको दिया है ऑलरेडी। हमारे माई भूमि सेवा के माध्यम से हमारे जितने भी नेटसप के डायरेक्ट सेलर्स है, ऊपर वाले टीम हेड प्रेसिडेंट, उनके पास ऑलरेडी हमारे नेटसप का खुद का माई भूमि का सॉइल टेस्टिंग मशीन अवेलेबल है। आपके खेत में आके, आपके प्लॉट में आके वो सॉइल टेस्ट करके देंगे और आपके क्रॉप में जितना भी एनपीके और ऑर्गेनिक कार्बन का जितना मात्रा है वो मात्रा बता देंगे। उस मात्रा के ऊपर क्या प्रोडक्ट्स आपको देने चाहिए वो भी गाइडेंस हमारे नेटसर्फ के माध्यम से, हमारे नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो आपके रीजनल मैनेजर से हो या आपके नजदीकी सीनियर से, उन जिन जिन लोगों के पास हमारा सॉइल टेस्ट का मशीन अवेलेबल है उनसे आपका ये सॉइल टेस्ट करवा के लेना जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लैंड प्रिपरेशन के टाइम वहां पे आपको जैविक खाद के रूप में हमारा फार्म यार्ड मैन्यूर, जो हमारे काऊ का डंग होता है, उसको भी डालना जरूरी है। फार्म यार्ड मैन्यूर जिसे हम बोलते हैं मराठी में शेन खत बोलते हैं उसको, तो वो फील्ड में डालना जरूरी होता है। उससे क्या होता है, तो आपके फार्म में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ोतरी देने का काम, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस का परसेंटेज बढ़ाने का काम इस फार्म में डालना जरूरी है। तो अगर आपको सोयाबीन लगाना है तो सोयाबीन के लिए कम से कम 10 से 15 टन पर हेक्टर कितना डालना है, 10 से 15 टन। हेक्टर मतलब क्या, 2.5 एकड़ नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो। अगर आप 1 एकड़ का देखो तो 4 से 5 टन पर हेक्टर आपको सफिशियंट है। 1 एकड़ के लिए 4 से 5 टन आपको सफिशियंट खाद यहाँ पे, जैविक खाद यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद सोइंग कब स्टार्ट होता है सोयाबीन का, तो जून के पहले 15 दिन में आप बोल सकते हो आसान भाषा में। तो जून के पहले 15 दिन में यहाँ पे सोयाबीन का सोई यहाँ पे होता है। कितना लगता है बीज, 70 से 80 किलो सीड्स पर हेक्टर, मतलब एक हेक्टर 2.5 एकड़ के लिए 70 से 80 के, नॉर्मली 1 एकड़ का हिसाब हम करते तो 25 से 30 केजी पर हेक्टर वहां पे सीड्स आपको यहाँ पे लगता है। स्पेसिंग कितना होता है, तो रो टू रो के बीच में 45 सेंटीमीटर का अंतर होता है। प्लांट टू प्लांट के बीच में 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे सोयाबीन के लिए होता है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कितना सीड डालना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट कितने सीड को करना है ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसलिए सीड रेट क्या है सोयाबीन का, 70 से 80 किलो सीड्स लगता है। कितने एकड़ के लिए, 2.5 एकड़ के लिए। 1 हेक्टर के लिए 70 से 80 किलो का सीड यहाँ पे आपको लगता है। इरिगेशन कैसा लगता है, मोस्ट ऑफ द हमारा जो सोयाबीन यहाँ पे अभी सीजन में होने वाला है वो डिपेंड्स ऑन मानसून है, मानसून के कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। यूजुअली उसको हमें इरिगेशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बीच में अगर ड्राई स्पेल आता है 1 महीने का, तो उस 1 महीने का ड्राई स्पेल में हमें एक आध बार तो हमारा इरिगेशन देना वहां पे जरूरी है। तो ड्राई स्पेल को हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, वीड मैनेजमेंट। आपको वीड मैनेजमेंट अच्छा तरह से आना चाहिए। मल्चिंग कुछ कुछ जगह यहाँ पे किया जाता है, जो मतलब क्या, पुराना जो क्रॉप लिया है उसका ही आच्छादन हमारे फील्ड के ऊपर लगाते हैं, या कुछ जगह पे मल्चिंग प्रॉपरली करते हैं। तो मल्चिंग हो सके तो करते हैं, अदरवाइज नहीं किया तो भी यहाँ पे चलता है। लेकिन वीड कंट्रोल होना जरूरी है। पहले 30 से 15 डेज में अगर वीड कंट्रोल करते हैं तो बाद में वीडीसाइड का स्प्रे सोयाबीन में लेना बहुत टफ जाता है। वो हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ता है। तो पहले
30 से 45 दिन में ही आपको पहला वीडिंग आपका यहाँ पे होना चाहिए। आपको वीडिंग यहाँ पे करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब क्या खाद कितना लगता है। जून के महीने में हमें क्या करता है, जब हम सॉइल को सोयाबीन डालते हैं खेत में, किसके माध्यम से डालते हैं, तो मेजरली ड्रिलर के माध्यम से। आप सबको मालूम होगा, किसान भाइयों को मालूम रहता है, अभी ड्रिलर्स अवेलेबल है, ड्रिलर के साथ ही हम खाद वहाँ पे डालते हैं। तो एक होल से सीड जाता है और दूसरे होल से खाद वहाँ पे सॉइल में जाता है। तो उसका जो बेसल डोज है, मतलब क्या, बीज बोते समय उसका बेसल डोज कितना है एनपीके का, 20 केजी पर हेक्टर। 1 हेक्टर के लिए 20 किलो नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस एंड 20 केजी पोटैश यहाँ पे लगता है। तो ये बेसिक्स एनपीके का खाद डालने का प्रमाण यहाँ पे दिया गया है। और बाद में जुलाई अगस्त का महीना जब आता है, तो बाद में फिर से एडिशनल नाइट्रोजन की जरूरत अगर होती है, तो हमें एडिशनल नाइट्रोजन डालना पड़ता है। लेकिन सोयाबीन ये क्रॉप जब आप देखते हो, तो सोयाबीन के पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की इनबिल्ट कैपेसिटी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सोयाबीन में बहुत कम रहती है। ध्यान में रखना ये पॉइंट, सोयाबीन में नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है। अगर आप एक्सेस नाइट्रोजन जब डालते हो फील्ड में, तो एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से तरह तरह के वहां पे इंसेक्ट को आप मतलब बोलते हो ना, तो इंसेक्ट को आमंत्रित करते हो। एक्सेस नाइट्रोजन का अगर आप डोसेज ज्यादा होता है, तो उस फील्ड में आपको सकिंग पेस्ट का अटैक भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक बात ध्यान में रखो कि सोयाबीन में नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है, लेकिन फॉस्फोरस की मात्रा यहाँ पे सोयाबीन में ज्यादा लगती है। तो ये सोयाबीन का बेसिक जो फिजियोलॉजी है, बेसिक फिजियोलॉजी हमने यहाँ पे देख लिया है। पेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे रेगुलरली करना पड़ेगा, जैसे कि जून से लेकर सितंबर महीने तक पेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। पेस्ट मैनेजर किसके ऊपर होता है, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है फील्ड में, आपको मतलब उस किसान को फील्ड में कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर उसको लगता है कि इस प्रकार के इंसेक्ट दिख रहे हैं, तो इमीडिएट उसको यहाँ पे उसका कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि हर एक क्रॉप में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल रहता है। मतलब एक लेवल के बाद आपने कितने भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया, फिर भी वो इंसेक्ट, पेस्ट या डिसीज आपके फील्ड से जाने वाले नहीं है। हर एक क्रॉप में वो लेवल रहता है। तो इनिशियल लेवल पे जितना आप कंट्रोल करोगे या प्रिवेंटिव जितना आप कंट्रोल करेंगे, उतना आपको यहाँ पे कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पाद लेने का चांस यहाँ पे आपको मिलता है। फ्लावरिंग कब आता है, तो जुलाई से सितंबर तक वहां पे फ्लावरिंग चलता है, और अक्टूबर और नवंबर महीने में यहाँ पे हार्वेस्टिंग का स्टेज आता है। तो कम से कम 120 से लेके 150 दिन तक ये मतलब जून से लेके नवंबर अक्टूबर तक ये क्रॉप का ड्यूरेशन यहाँ पे चलता है। थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है नॉर्मली। तो ये इस प्रकार के सोयाबीन का लाइफ साइकिल यहाँ पे होता है। इसके लिए जैसे कि मैंने बताया, ये अभी रहा इसके बेसिक फिजियोलॉजी के माध्यम से, लेकिन हमारा इसमें रोल क्या है, नेटसफ के बायोफिट का इसमें रोल क्या है, ये अभी हम आगे वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रोल आता है हमारा लैंड प्रिपरेशन में। जैसे मैंने कहा, लैंड प्रिपरेशन में आपको जैविक खाद डालना है। नॉर्मली शेनखल लेते हैं, काउडंग को यूज करते हैं डायरेक्टली, नॉन डिकम्पोज, मतलब उसका डिकम्पोज न होने से पहले ही वो डायरेक्टली फील्ड पे डाल देते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, अगर आप ज्यादा मात्रा में या अनडिकम्पोज, जिस खाद का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, उस खाद को अगर आप फील्ड में डालते हो, तो सॉइल का पीएच वहां पे बढ़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, जितना आप वहां पे काउडंग डालते हो, जितना आप एफवाईएम डालते हो, वो ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोज्ड एफवाईएम वहां पे होना जरूरी है। ज्यादा आपने रॉ डाला, तो वहां पे इंसेक्ट का अटैक भी बढ़ता है, वहां पे सॉइल का टेम्परेचर भी बढ़ता है और सॉइल का पीएच भी बढ़ता है एफआईएम की वजह से। ये बातें आपको और कहीं पे नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन ध्यान में रखो कि डिकम्पोज एफआईएम डालना जरूरी है। रॉ एफआईएम डालने से ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो ये डिकम्पोज एफआईएम डालने का नेटसप के पास सोल्यूशन क्या है, तो हमारा बायोफिट का कल्चर। हमारे पास कल्चर नाम का प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ पे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को ये कल्चर प्रोडक्ट को पुश करने की आदत नहीं है, लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है।
मार्केट में इस कैटेगरी में हमारे जितना बढ़िया रिजल्ट कम से कम समय में, मतलब मार्केट के जो डिकम्पोजर आते हैं वो आपको 180 190 दिन में आपको डिकम्पोजिशन करके देते हैं, लेकिन नेटसप का बायोफिट का जो कल्चर है कम से कम 45 से 60 दिन में आपको रेडी कंपोस्ट देने की ताकत रखता है। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हमें यहाँ पे शुरुआत करनी है। तो इस कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, तो उस स्टैंडर्ड प्रोसेस को हमें पहले समझ के लेना है, उसके बाद उसको कंपोस्ट में रूपांतर करके बायोफिट के कल्चर के माध्यम से कंपोस्ट में रूपांतरित किया हुआ खादी हमें फील्ड में वहां पे डालना है। तो अभी कुछ जगह पे ऑलरेडी इसको अभी टाइम नहीं है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, अभी उसके पास काऊ डंग रेडी है या फैम रेडी है, उसको डायरेक्टली डालना है। तो डायरेक्टली डालने समय बेसिक उसको अगर 5 टन डालना है तो कम से कम 5 लीटर बायोफिट कल्चर का इस्तेमाल उसको वहां पे करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जितना भी वो रॉ खाद डाल रहा है उस रॉ खाद का डिकम्पोज करने का प्रोसेस वहां पे स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि उसको कंपोस्ट करके पिट में ही डाल के वहां पे गड्ढा करके उसको खाद डालो, काउडंग डालो, उसके ऊपर कल्चर डालो, पत्ते डालो, ये लेयर अभी टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक आपका 5 टन का जो ट्रॉली रहता है बेसिकली, तो 5 टन के ट्रॉली के लिए 5 लीटर आपको बायोफिट कल्चर वहां पे स्प्रेड करना है पानी में मिश्रित करके, और उसको मिश्रित करने के बाद ही आपके फील्ड में डालना है। इससे क्या होगा, तो सबसे पहले आपका डिकम्पोजिशन होगा। आप जो रॉ एफवाईएम डालते हो उसका डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा। डिकम्पोजिशन अच्छा हुआ इसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू वहां पे बढ़ने वाली। दोस्तों हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक में खाद क्यों डालते हैं, ऑर्गेनिक में शेन खत क्यों डालते हैं, क्योंकि उस शेन खत में, उस काउडंग में एनपीके की मात्रा रहती है। नॉर्मल रॉ आप डालते हो तो उसकी एनपीके की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन बायोफिट के कल्चर के माध्यम से अगर आप उसको डिकम्पोज करके डालते हो तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें जो एनपीके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो कंटेंट्स है वो वहां पे बढ़ते हैं। तो आपके खाद की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। और क्या होगा, आपके फील्ड में ऑर्गेनिक कार्बन बनेगा। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं उनको ऑर्गेनिक कार्बन का महत्व मालूम है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन, उतना ज्यादा फार्म में ह्यूमस का कंटेंट हो, जितना ह्यूमस का कंटेंट अच्छा, उतना आपके रूट पेनिट्रेशन हो, रूट डेवलपमेंट हो, उतना अच्छा रहता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम भी इस कल्चर के माध्यम से होता है। और क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा, अगर आप कंपोस्ट करके डाल रहे हो तो आपके सॉइल में आपको जो सॉइल का बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को रिवर्स करने की ताकत भी कंपोस्ट रखता है। आपको किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलेगा सॉइल को ठीक ठाक करने के। उसके पास एक ही सॉल्यूशन है, किसान के पास हो, साइंटिस्ट के पास हो, एक ही सॉल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करो। उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, तो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपको सॉइल स्ट्रक्चर को अगर इंप्रूव करना है तो आपको कंपोस्ट करके ही वहां पे डालना पड़ेगा। तो ये बेसिक लैंड प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद कौन सा आता है, तो हमारा सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट आता है, इंपॉर्टेंट स्टेज है। आज ही हमारे मेंटर रविकांत बेडकर सर जी ने लास्ट मीटिंग में जैसे मैंने बताया था सीड ट्रीटमेंट के फायदे क्या है, तो हमारे गुजरात के कुछ डायरेक्ट सेलर ने एक अच्छा पीनट्स के ऊपर, शेंगदाना के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें आपको इमीडिएट विजिबल जर्मिनेशन परसेंटेज कितना आता है स्टीमरिच के ट्रीटमेंट के माध्यम से। इमीडिएट वीडियो यहाँ पे बेडकर सर के टीम ने यहाँ पे हमें सेंड किया है। तो बेडकर सर के टीम के लिए भी यहाँ पे जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ पे हमारे लोगों के लिए एक डेमो वीडियो बनाया है। 7 दिन में कितना जर्मिनेशन आता है, एक हमारे स्टिमरिच के ट्रीटमेंट करके एक लगाया है, और विदाउट स्टिमरिच के ट्रीटमेंट में एक जर्मिनेटर मतलब जर्मिनेशन के लिए छोड़ा है। जिस जगह पे उसने स्टिमरिच का ट्रीटमेंट किया है तो वहां पे 100% जर्मिनेशन उनको देखने को मिला है। आप ये वीडियो फेनिल सर के माध्यम से, प्रतीक सर के माध्यम से या रविकांत सर के माध्यम से यहाँ पे वो वीडियो आपके पास ले सकते हो। तो सीड ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा सीड जर्मिनेशन हमें चाहिए। सोयाबीन के लिए दोस्तों सीड ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि सोयाबीन का सोइंग एक ही बार ही होता है। अगर हम दूसरी बार करना चाहे तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है सोयाबीन में। सोयाबीन में रिप्लांटेशन बोलो या रीसोइंग बोलो या गैप फिलिंग बोलो, ये जो अगेन सोइंग वाले
पुनः सोइंग वाला टास्क बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर बीज उगा ही नहीं तो उतने प्रतिशत का लॉस वहां पे उस फार्मर का वहां पे होने वाला है। तो सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अभी सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना चाहिए, यहाँ पे 10 केजी सीड लेना है। बेसिक में 10 केजी का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। लगभग जैसे मैंने बताया 70 से 80 किलो सीड्स कितने हेक्टर के लिए, 1 हेक्टर के लिए लगता है। 1 हेक्टर के लिए 70 से 80 किलो सीड लगता है। लेकिन बेसिक आपको आसान सा कैलकुलेशन समझ में आए इसलिए मैं 10 केजी का कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे 10 केजी का सीड ट्रीटमेंट करना है तो मुझे कितना पानी लगेगा, 2 लीटर पानी लगेगा। उस 2 लीटर पानी में मुझे 50 ग्राम जैगरी गुड़ वहां पे डालना है। कितना डालना है, 2 लीटर पानी में 500 ग्राम जैगरी गुड़। गुड़ क्यों डालना है, गुड़ क्या करता है, आपका जो बैक्टीरिया है, आपका जो स्टिम रिच है या आपके जो सीड का कोटिंग है उसको पकड़ के रखने का काम वहां पे करता है। तो 500 ग्राम का जैगरी आपको वहां पे डालना है। उसके बाद क्या करना है, 250 ml बायोफिट का पी वहां पे डालना है। अब अगर यहाँ पे मैं बताऊं पी क्यू, क्योंकि ऑलरेडी सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी वहां पे रहती है। लेकिन उसमें कम ज्यादा कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है, फॉस्फोरस इंग्रेडिएंट वहां पे लगता है। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आपके सीड ट्रीटमेंट को बढ़ाने का काम, जर्मिनेशन को बढ़ाने का काम वहां पे करने वाला है। और सीड जर्मिनेशन के बाद जो व्हाइट रूट्स आते हैं उन व्हाइट रूट्स को प्रमोट करने का काम भी यहाँ पे बायोफिट पीक के माध्यम से यहाँ पे होने वाला है। तो इस सीड ट्रीटमेंट में, चिली के सीड ट्रीटमेंट में मैंने ये नहीं बताया, क्यों, क्योंकि चिली को वहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन सोयाबीन को फास्फोरस की जरूरत है। तो इस केस में आपको 250 ml बायोफिट का पी वहां पे डालना है। 10 ml ही स्टिमरिज डालना है। कितना डालना है, 10 केजी के लिए 2 लीटर पानी में 10 ml ही स्टिमरिज लगता है और 10 ml रैपअप आपको इसका मिश्रण बनाना है। तो दोस्तों 10 केजी का अगर मेरा सीड है तो 2 लीटर पानी लेना है, उसको 500 ग्राम जैगरी में अच्छे से मिलाना है। उसके बाद 250 ml बायोफिट का पी वहां पे डालना है। 10 ml स्टिमरिच वहां पे डालना है। 10 ml रैपअप आपको वहां पे डालना है। उसके बाद उस जो 10 केजी के सीड में ये पानी का मिश्रण अच्छी तरह से मिला के लेना है। वो मिलाने के बाद आपके छेड़ में, छाव में इसको सुखाना है। ओवर द नाइट सुखाओ या कुछ 3-4 घंटे के लिए सुखाया तो भी चलेगा, या छाव में सुखा के अगले दिन बोने के लिए लिया बीज, मतलब सीड सोइंग के लिए तो भी चलेगा। तो आपको यहाँ पे धूप में नहीं सुखाना, ये आपको छाव में ही यहाँ पे उसका सुखाना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से पकड़ के बना के रखेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, 90 से 95% तक का जर्मिनेशन परसेंटेज आपको यहाँ पे गारंटेड देखने को मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो आप देख लो, ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा स्टिमरिच की ताकत क्या है या हमारे भी सीड ट्रीटमेंट की ताकत क्या है। रैपअप क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सॉइल बॉर्न डिसीजेस रहते हैं। आप जो सीड ला रहे हो उस सीड का ऑलरेडी जिस क्रॉप से हार्वेस्ट किया हुआ है, उस हार्वेस्ट किए क्रॉप को ही ऑलरेडी डिसीज होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपकी सीड में आने वाला है। उसके अगेंस्ट आपको अगर प्रिवेंट करना है तो इसलिए हम रैपअप का इस्तेमाल इस सीड ट्रीटमेंट में यहाँ पे करते हैं। तो सोयाबीन को अगर आपको सीड ट्रीटमेंट करना है तो 2 लीटर पानी में 500 ग्राम जागरी, 250 ml बायोफिट, 10 ml स्टिमरिच और 10 ml रैपअप लेके इसका मिश्रण बनाओ और छाव में इसको, इसका मिश्रण बनाने के बाद 10 केजी सीड में उसको अच्छे से लगाओ और उसको छाव में वहां पे छोड़ दो। तो उसके बाद 90 से 95% तक का गारंटेड सीड जर्मिनेशन रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या आता है हमारा मेन शेड्यूल, कौन सा प्रोडक्ट किस माध्यम से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला डोज कौन सा रहेगा, हमारा बेसिक स्टिमरिच 2 ml, शेत 1 ml और बायो 99 0.3 ml पर लीटर वाटर। 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ml स्टिमरिच, सिर्फ 1 ml शेत यहाँ पे आपको बायो 99 में मिश्रित करके वहां पे डालना है। कब डालना है, सीड बोने के बाद, सोइंग करने के 15 से 20 दिन बाद आपको ये पहला स्प्रे यहाँ पे लेना है। ये क्या करेगा, आपका जो प्लांट है वो फील्ड में अच्छी पकड़ रखना जरूरी है। उसका व्हाइट रूट का पकड़ होना जरूरी है, या आपके फील्ड में उसको स्टैंड अच्छा करना, स्टैंड होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, आपके प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा करेगा और जितनी जल्द से जल्द फास्टर ग्रोथ देने का काम ये पहला डोज करने वाला है। तो सबसे पहला डोज कौन सा रहेगा, स्टिमरिच 2 ml, शेत ml 1 ml, बायो 99.3 ml पर लीटर ऑफ वाटर। उसके
डोज कौन सा रहेगा, हमारा ड्रेंचिंग करना है कौन सा, बायोफिट एन, पी, के, शेट, इन चारों का पर लीटर 1 लीटर, मतलब बायोफिट एन 1 लीटर, बायोफिट पी 1 लीटर, बायोफिट के 1 लीटर और शेट 1 लीटर, इन चारों का मिश्रण करके 1 एकड़ लैंड के लिए ये सफिशिएंट रहेगा। सोयाबीन में जैसे मैंने बताया ऑलरेडी नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी रहता है, तो एनपीके का सिर्फ एक ही डोज यहाँ पे काफी है। हमें सिर्फ फार्मर का खर्चा नहीं बढ़ाना, उसका खर्चा भी कम से कम खर्चे में उसको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना है। तो अगर जरूरत नहीं है तो दूसरा डोज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक डोज से भी यहाँ पे काम चलने वाला है। लेकिन कुछ कुछ जगह सॉइल का कंडीशन बहुत ही खराब है, उस जगह पे आप दूसरा डोज वहां पे ले सकते हो। लेकिन पहले 30 दिन में, मतलब क्या आज मैंने सोइंग किया तो 30वें दिन मेरा ये ड्रेंचिंग वहां पे इस सोयाबीन के फील्ड में यहाँ पे होना जरूरी है। तो पहला डोज हमारा स्टीम रिच का रहेगा 15 से 20 दिन बाद, उसके मतलब 15 से 20 दिन बाद पहला स्प्रे हुआ, 30 दिन बाद बोने के 30 दिन बाद मुझे यहाँ पे ड्रिंचिंग करना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद स्टीम रिच 2 ml लेना है, इंटैक्ट 2 ml लेना है और बायो 99.3 ml पर लीटर यहाँ पे लेना है। क्यों लेना है, ये क्या करने वाला है, तो आपकी जितनी भी वेजिटेटिव ग्रोथ है, मैंने मेरे पिछले वाले सेशन में या मैंने जितने भी प्रीवियस सेशंस रहे उनमें बताया वेजिटेटिव स्टेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस स्टेज में क्रॉप को मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, मोर नंबर ऑफ लीव्स वहां पे लगते हैं, और लीव्स की साइज शेप जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस रहेगा, और जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस रहेगा क्रॉप का जो फूड प्रोसेस है, फूड बनाने का जो प्रोसेस है वो उतना अच्छा रहने वाला है। तो आगे वाले सभी स्टेजेस वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर वहां पे डिपेंड रहते हैं। ज्यादा से लोग बेसिक फार्मर मिस्टेक क्या करते हैं, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान ही नहीं रहते। वो क्या बोलते हैं, आ रहा है आ रहा है, बाद में प्रॉब्लम आता है, उसके बाद फंगीसाइड का स्प्रे लेते हैं, फंगस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसकी कैनोपी अच्छी निकलनी चाहिए, उसको प्लांट को फ्रूट को बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, फल बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो बियर नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपका बेसिक वेजिटेटिव स्टेज जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छी प्लांट की ब्रांचेस लीव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और क्या होगा, इसमें हमने इंटेक का इस्तेमाल किया। इंटेक क्या करेगा, आपके जितने भी एपिड्स, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स जो सोयाबीन के ऊपर आते हैं उसके अगेंस्ट अच्छा प्रिवेंशन करने का काम करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ भी करते हैं, और सेम कॉम्बिनेशन में आपके क्रॉप में जितने भी इंसेक्ट का सकिंग पेस्ट का अटैक हो रहा है, उस सकिंग पेस्ट के अटैक को कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पे करते हैं। तो आपको इस स्टेज में दोनों बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, स्टिमरिच 2 ml, इंटेक्ट 2 ml और बायो 99.3 ml पर लीटर ऑफ वाटर। इफ आपके प्लॉट में आपको दिख गया अभी इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आप इंटेक और बायो 99 का स्प्रे 7 डेज आफ्टर रिपीट कर सकते हो। मतलब क्या, आज मैंने स्टीम इंटेक बायो 99 का स्प्रे किया, अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन इंसेक्ट के अगर उसकी पॉपुलेशन ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, तो अगेन आप इंटेक और बायो 99 का स्प्रे ले सकते हैं। दोस्तों एक बात समझ लो, प्रिवेंटिव केस में हम अगर काम करते हैं तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन ज्यादा 1000 नंबर्स में बढ़ता है, तो सिर्फ एक स्प्रे से किसी भी केमिकल का या किसी मार्केट के प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको सच्ची में रिजल्ट लेना है तो कम से कम 2 स्प्रे, मैंने लास्ट टाइम चिली के सेशन में भी बताया था आपको। अगर आप किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करना है तो कम से कम 2 स्प्रे, आपको कृषि सेवा केंद्र वाला भी बोलता है कम से कम कितने स्प्रे ले लो, 2 स्प्रे ले लो। पहले वो हल्का वाला आपको केमिकल देगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाला देगा। क्यों देगा, उसको भी मालूम है 2 स्प्रे होना जरूरी है। क्यों, इंसेक्ट का पॉपुलेशन हमारे जैसा ना, हम दो हमारे दो, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें एक इंसेक्ट लाखों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में अंडी वहां पे डालता है। उसका जो रिप्रोडक्शन रेट वो मैक्सिमम नंबर में रहता है, और उसका डैमेजिंग स्टेज भी अलग अलग रहता है। कुछ लार्वल स्टेज में डैमेज करते हैं, कुछ अडल्ट स्टेज में डैमेज करते हैं। तो आपने जब स्प्रे किया तब उसका स्टेज उससे का साइकिल अलग रहेगा, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। तो कम से कम सेकंड स्प्रे आपको लेना है 7 दिन बाद, अगर आपको पेस्ट की मात्रा वहां पे अच्छी खासी दिखी तो इंटेक्ट और बायो 99 का स्प्रे यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हो। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है हमारा, रैपअप प्लस बायो 99.3 ml पर लीटर ऑफ वाटर।
ये कब लेना है? ऑलमोस्ट 1-2 महीने में जब मेरा होता है क्रॉप, सोइंग के 1-2 महीने बाद ही आपको लेना स्टार्ट करना है। आपको पहले पता है रैप अप क्या करता है? प्रिवेंशन करने का काम करना है। किसके अगेंस्ट? फंगल और बैक्टीरियल डिसीज। कौन से आते हैं सोयाबीन में? एंथ्रेक्नोज, ब्लाइट, रॉट। अभी इसके हर एक लैंग्वेज में, हिंदी में नाम अलग है, मराठी में नाम अलग है, यहाँ पे गुजराती में नाम अलग है, लेकिन बेसिक अगर एंथ्रेक्नोज मतलब क्या? लीफ के ऊपर धब्बे आते हैं। ब्लाइट मतलब क्या? उसके अंदर से क्रॉप सिकुड़ जाता है। रॉट मतलब क्या? नीचे से क्रॉप सिकुड़ जाता है। तो ये जो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग भाषा में उसके नाम है, लेकिन वो उसका कारण क्या है ये इंपॉर्टेंट है। कारण है फंगल और बैक्टीरिया। उसके अगेंस्ट हम प्रिवेंशन लेते हैं। मतलब क्या? रोग आने से पहले, डिसीज आने से पहले, इंसेक्ट आने से पहले ही हम इसका छिड़काव करते हैं, तो बाद में होने वाला खर्चा यहाँ पे 101% यहाँ पे कम होने वाला है। तो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। उसी तरह से रैप अप क्या करेगा? आपके फंगल और बैक्टीरियल डिसीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंशन करने का काम यहाँ पे करने वाला है। स्टिमरिच। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्प्रे आने वाला है स्टिमरिच 2 ml बायो 99। इसमें किसी भी प्रकार का एडिशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टिमरिच और बायो 99 क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि ये फ्लावरिंग स्टेज का स्प्रे। फ्लावरिंग के पहले करो या फ्लावरिंग के बीच में करो, आपको ये स्प्रे लेना जरूरी है। क्योंकि सोयाबीन में मेजर प्रॉब्लम यही आता है फ्लावर ड्रॉप का। फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, कम फ्लावर लगते हैं, जितने लगे फ्लावर है उससे पॉड अच्छा डेवलप नहीं हो पाता। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों। मार्केट में 23 साल से हमें यही सॉल्यूशन दे रहे हैं। कौन सा? स्टिमरिच 2 ml और बायो 99.3 ml पर लीटर ऑफ वाटर। इससे क्या होगा? आपका जो फ्लावर है उसका नंबर भी बढ़ने वाला है, और जो फ्लावर गिर रहा है उसका परसेंटेज भी आपको वहां पे कम होने वाला है। और क्या बेनिफिट है? फ्लावर का आगे जो पॉड में कन्वर्जन होने वाला है, शेंग में कन्वर्जन होने वाला है, या सोयाबीन का जो आप बोलते हो ना, हिंदी में क्या बोलते हो उसको मुझे सच्ची में मालूम नहीं, मराठी में उसको सोयाबीन सोयाबीन की शेंग बोलता है। तो सोयाबीन की शेंग यहाँ पे अच्छी आने वाली है। तो स्टिमरिच 2 ml बायो 99.3 ml पर लीटर वाटर फ्लावरिंग स्टेज में सिर्फ इन दो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। एक बात ध्यान में रखनी है, रैप अप का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करना। हमें क्या करना है? नोट कीजिए ये बात, रैप अप का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करना। वेजिटेटिव स्टेज में ही हमें रैप अप का इस्तेमाल वहां पे करना है। फ्लावरिंग स्टेज के बाद रैप अप का इस्तेमाल हमें नहीं करना। एक बात वहां पे आपके डायरी में वहां पे नोट कर दो। उसके बाद कौन सा आता है यहाँ पे? मेजर प्रॉब्लम आता है सोयाबीन में लार्वा का। उसको तरह तरह के सोयाबीन हेरी कैटरपिलर आता है। एक कूड़ा रहती है, आड़ी रहते हैं, उसके ऊपर ऐसे हेयर्स आते हैं, उसको हेरी कैटरपिलर बोलते हैं। वो दिखने को मिलती है ग्राम पॉड बोरर, जिस हमारे हरभरा में, ग्रीन ग्राम में दिखने को मिलते हैं, वो ग्राम पॉड बोरर आती है, टोबैको कैटरपिलर। ये सभी क्या है? ये लार्वाज है। ये लार्वा आपको सोयाबीन में दिखने को मिलती है। अगर आप इनिशियली उसका कंट्रोल करते हो तो बाद में डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको बायोलार्विसाइड 2 ml लेना है, बायो 99.3 ml पर लीटर लेना है। इसका स्प्रे अगर आप करोगे तो आप इन जो मैंने अभी सोयाबीन हेरी कैटरपिलर हो गया, ग्राम पॉड बोरर हो गया, या टोबैको कैटरपिलर हो गया, इनके अगेंस्ट प्रिवेंटिव कंट्रोल वहां पे आपको देखने को मिलने वाला है। अगर वो पेस्ट दिखी भी, उसके आगे क्यूरेटिव एक्शन भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलने वाला है। तो हमारा जो बायोलार्विसाइड है ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे प्रिवेंटिव यूज करो। क्यूरेटिव आने के बाद भी इसका कंट्रोल हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से करते हैं। तो इसका भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो कम से कम 2 स्प्रे आपके होने चाहिए। ये स्प्रे कब लेने हैं? ये स्प्रे कब लेने हैं? लार्वल का अटैक आपको वेजिटेटिव स्टेज से लेके पॉट डेवलपमेंट स्टेज तक आपको देखने को मिलेगा। मतलब वेजिटेटिव स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज और पॉट डेवलपमेंट स्टेज, ये 3 स्टेज में इस इंसेक्ट पेस्ट का अटैक आपको देखने को मिलेगा। उससे मतलब इन तीन ही स्टेज में से पॉट डेवलपमेंट मतलब क्या? फूल का कन्वर्जन जब पॉड में होता है, इनिशियल लेवल पे एकदम छोटा सा पॉड कन्वर्जन आपको दिखता है, तो उस स्टेज से आपको ये स्प्रे चालू करना। ध्यान में रखो, पॉट डेवलपमेंट स्टेज मतलब इमीडिएट फ्लावरिंग के बाद ही आपको ये स्प्रे यहाँ पे कम से कम 2 स्प्रे लेने हैं। ये बेसिक किसके ऊपर का आता है? सोयाबीन की जो पॉड रहती है उस पॉड के ऊपर अटैक करता है। तो जिस स्टेज में उसका पॉड का स्टार्टिंग होता है
फ्लावरिंग के बाद इमीडिएट इसका स्प्रे हमें स्टार्ट करना है और 7 दिन बाद इमीडिएट हमें यहाँ पे रिपीट स्प्रे इसका लेना है। तो ये रहा लार्वा कंट्रोल के लिए। और लास्ट में स्टीम रिच 2 ml बायो 99.3 ml पर लीटर लेना है। क्यों लेना है? पॉड फॉर्मेशन स्टेज जो हमारा सोयाबीन लगता है एक्चुअल वाला, उसका साइज अच्छा आना जरूरी है, उसका शेप अच्छा आना जरूरी है, उसका वजन भी अच्छा आना जरूरी है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्या? उसमें ऑयल परसेंटेज भी बढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए भी मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है, कौन सा? स्टीम रिच। कितना इस्तेमाल करना है? सिर्फ 2 ml। कितना इस्तेमाल करना है? सिर्फ 2 ml। कोई एडिशनल उसमें अदर जीए वगैरह कोई ही डालने की जरूरत नहीं, स्टीम रिच ही काफी है। तो स्टीम रिच 2 ml लेना है, बायो 99.3 ml लेना है और इसका मिश्रण करके पॉट डेवलपमेंट स्टेज, मतलब क्या? जिस स्टेज में पॉट का डेवलपमेंट होता है, मतलब फ्लावरिंग के बाद जो स्टेज आता है पॉट डेवलपमेंट स्टेज का, जब मेरा सोयाबीन एक्चुअल लगने कन्वर्ट होता है, फ्लावर के बाद जो एक्चुअल सोयाबीन कन्वर्ट होता है, उस स्टेज में इसका डोज मुझे यहाँ पे लेना है। तो आपका पॉड का नंबर भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्लावरिंग स्टेज में किया, जितने नंबर ऑफ फ्लावर्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ पॉड्स रहेंगे, तो आपके पॉड्स का नंबर भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। जो पॉड्स लगने वाले हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होने वाली है, ज्यादा मात्रा में लगने वाली है। और जो ग्रेन रहेगा सोयाबीन का, जो हमारा मेन सोयाबीन आता है, उसका साइज शेप कलर बोलो या उसकी कीपिंग क्वालिटी बोलो या उसकी ऑयल परसेंटेज बोलो, इसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एट द एंड लास्ट, ये ऑप्शनल है, कुछ जगह पे ये डिसीज पाया जाता है, कुछ जगह पे नहीं पाया जाता। अगर आपको इनिशियल स्टेज में इसके सिम्टम दिखे तो इसका स्प्रे आप ले सकते हो। क्या है? एंटीवायरल 2 ml और बायो 99.3 ml। क्या करता है? सोयाबीन में जो वायरल डिसीज आता है, कौन सा? दो प्रकार के वायरल डिसीज आता है, मोजैक वायरस और येलो मोजैक वायरस। मतलब क्या? आपके पत्ते सिकुड़, येलो कर सबसे नाम बता रहा है। मोजैक मतलब क्या? पत्ते सिकुड़ेंगे, उसका कलर कैसा होगा? येलो। उसके रीजंस अलग अलग रहेंगे, लेकिन बेसिक रीजन क्या होगा? वायरस का अटैक। अगर आपको इनिशियल स्टेज में ये सिम्टम देखते हैं तो आप एंटीवायरल 2 ml और बायो 99.3 ml का इस्तेमाल करके, इसको कॉम्बिनेशन करके इसका आप स्प्रे ले सकते हो। ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि सभी स्प्रे ऐसे ही जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्रॉप हेल्दी है, उसमें मुझे फंगल के सिम्टम दिखे ही नहीं, फिर भी मुझे एक रैपअप का स्प्रे लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो डिसीज अटैक आएगा उससे आगे प्रिवेंशन मिलेगा। एक स्प्रे ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। रैपअप कितना लगता है? सिर्फ 5 ml और उसके साथ बायोनेटिन, बस उतना ही स्प्रे ले लो। मार्केट का कोई भी अदर प्रोडक्ट उसमें मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं, तो वो भी बच जाएगा। एंटीवायरल, जब वायरस का अटैक दिखे तो लेना, लार्वा का अटैक ज्यादा दिखे तो उसका रिपीट स्प्रे आप कर सकते हो। हमें एक बेसिक क्या करना है? हमें फार्मर का नुकसान तो नहीं होने देना, लेकिन उसका खर्चा भी नहीं बढ़ाना। आप बेसिक चीज, क्योंकि फार्मर का अभी मेंटेलिटी क्या है? ज्यादा खर्चा किया तो ज्यादा उत्पाद आता है, वैसा नहीं है। कम से कम खर्चे में आप उसका ज्यादा इस उत्पाद ला सकते हो। तो ये जो शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोयाबीन को ट्रीटमेंट देते हो तो आपका कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलने का काम इसके माध्यम से यहाँ पे मिलने वाला है। तो फिर से हम एक बार ओवरलुक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखा? बेसिक क्रॉप का फिजियोलॉजी देखा। लेकिन सबसे पहला हमें क्या करना है? लैंड प्रिपरेशन करते समय हमें बायोफिट कल्चर के माध्यम से इसका इस्तेमाल करना है। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कंपोस्ट बनाने का, वो फॉलो करो। ठीक है? अगर वो नहीं होता तो आप 5 टन के ट्रॉली में 5 लीटर बायोफिट कल्चर को पानी के साथ मिश्रित करके उसमें मिश्रित करो, बाद में उसको फील्ड में यहाँ पे डाल दो। उसके बाद क्या करना है? सीड ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा सीड जर्मिनेशन होगा उतना ज्यादा उत्पाद बढ़ने वाला है। सो सीड ट्रीटमेंट की प्रोसेस क्या है? 2 लीटर पानी, 500 ग्राम जागरी, 250 ml बायोफिट पी, 10 ml स्टीम रिच, 10 ml रैपअप। ओके, तो इस हिसाब से इसका घोल बना के आपको 10 kg सीड को लगाना है। अगर मुझे 30 किलो चाहिए तो मुझे कितना पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा? चैट बॉक्स में बताओ। अगर मुझे 30 ml लेना है तो मुझे कितना पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा? सॉरी, क्यों नहीं चैट बॉक्स क्यों नहीं? ओके, चैट बॉक्स में दिख रही है। हाँ, 6 लीटर, 6 लीटर बता रहे ओके, सब, 6 लीटर, करेक्ट 3 करेक्ट, लीटर बता रहा है, चैट बॉक्स में बता रहा है।
6 लीटर से लेकर, करेक्ट करेक्ट। अगर इसके हिसाब से 10, इसके इसलिए मैंने 10 kg का हिसाब यहाँ पे बता दिया है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? सबसे पहला स्टीम रिच, शेड और बायो 99, ये सभी क्रॉप में आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये अच्छा प्लांट को इस्टेब्लिश करता है, व्हाइट रूट को प्रमोट करना है और फास्टर ग्रोथ देता है। तो फास्टर ग्रोथ देने की वजह से आपका जो हार्वेस्टिंग स्टेज है वो जल्दी आता है। तो इसकी वजह से स्टीम रिच, शेड और बायो 99 का जितने डोसेज दिए हैं उतने ही काफी है, उतने ही काफी है। मेरा ज्यादा टर्नओवर आए इसलिए 2 ml का 5 ml करूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। 2 ml से ही रिजल्ट आने वाला है, तो उसका हमें खर्चा बढ़ाना नहीं है। उसके बाद एक ही ड्रेंचिंग में आपको यहाँ पे काम हो जाता है। एनपीके का एक ड्रेंचिंग किया तो वहां पे सफिशियंट वहां पे हो जाता है। उसके बाद स्टिमरिच, इंटेक और बायो 99, स्टिमरिच, इंटेक, बायो 99 का कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा रहेगा, ब्रांचेस अच्छी मिलेगी, क्रॉप की कैनोपी अच्छी मिलेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। इसकी वजह से क्रॉप का जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो अच्छा होने वाला है। दूसरा, इंसेक्ट के लिए हम इंटेक यूज कर रहे हैं, तो इंटेक आपको एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज और जो हमारे थ्रिप्स है इसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव कंट्रोल देखने को मिलेगा। अगर ज्यादा अटैक दिख रहा है तो 7 दिन बाद इंटेक और बायो 99 का रिपीट स्प्रे आप ले सकते हो। उसके बाद रैपअप का, जैसे मैंने बताया, प्रिवेंटिव स्प्रे आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टिमरिच और बायो 99 क्यों? क्योंकि फ्लावर अच्छा लगाना है, फ्लावर का नंबर बढ़ाना है, फ्लावर का ड्रॉप करना है और ड्रॉप कम करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? हमारा बायो लार्विसाइड, जितने भी पॉड बरर, ये मेजर आता है। सोयाबीन में आपको थ्रिप्स, एफिड्स कम देखने को मिलेंगे, लेकिन सोयाबीन में आपको हेरी कैटरपिलर, ग्राम पॉड बरर, टोबैको कैटरपिलर ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बायो लार्विसाइड नाम का जो प्रोडक्ट है वो सोयाबीन के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको हाईलाइट करके रखना है। उसके बाद स्टिमरिच और बायो 99 का कॉम्बिनेशन आपको पॉट डेवलपमेंट स्टेज में यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शनल, जैसे मैंने बताया, वायरल के सिम्टम दिख गए तो इसके लिए एंटीवायरल और बायो 99 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना भी सोयाबीन का सेशन हमने देखा, इसमें ऑलमोस्ट सभी की शेड्यूल के सभी पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर किए हैं। एक एक आदमी ने पूछा है, सोयाबीन में ड्रेंचिंग कर सकते हैं या क्या? कर सकते हैं, पॉसिबल हुआ तो। नहीं तो नॉर्मली सोयाबीन को पानी कैसे देते हैं हम? पानी कैसे देते हैं सोयाबीन में? पाट पानी हो, 2 रो के बीच में पानी छोड़ देते हैं, खुला फील्ड में पानी जो छोड़ देते हैं, तो 200 लीटर टैंक में एनपीके का मिश्रण बना के आप खुले फील्ड में वहां पे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सोयाबीन में ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग क्यों बोला मैंने? क्योंकि सभी क्रॉप में ऑलमोस्ट ड्रेंचिंग पॉसिबल होता है, तो इसलिए। लेकिन सोयाबीन में खुला पानी छोड़ते हैं, तो खुले पानी में छोड़ने से पहले 200 लीटर पानी में इसका ऑलमोस्ट मिश्रण बनाओ। 1 लीटर बायोफिट एन, 1 लीटर बायोफिट पी, 1 लीटर बायोफिट के, 1 लीटर शेत, इसका मिश्रण बना के धीरे धीरे से आप वहां पे खुले फील्ड में वो छोड़ सकते हो। तो इस हिसाब से हमें सोयाबीन में काम करना है, सोयाबीन में प्रोडक्ट वहां पे देने हैं। बीज उपचार में 10 kg में 2 लीटर पानी डालेंगे तो बीज का छिलका निकला जाएगा, तो वो कैसे उगेगा? नहीं सर, 10 लीटर पानी एक स्टैंडर्ड डोसेज है। 10 लीटर पानी के लिए 10 kg सीड के लिए 2 लीटर पानी ये स्टैंडर्ड डोज है, ठीक है। आपको बेसिक ध्यान में क्या रखना है? आपके यहाँ पे क्रॉप का सॉइल टेस्ट, जैसे मैंने बताया, अगर जिसने नहीं किया तो सॉइल टेस्ट करवा के लो, ठीक है। उसके हिसाब से आपके जितने भी हमारे सीनियर्स रहेंगे जिनके पास मशीन है, वो आपको शेड्यूल प्रॉपरली यहाँ पे इसके माध्यम से देने वाले। तो ये पीपीटी में मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ। ऑल और चैट बॉक्स में शेयर करने के बाद भी आपके रीजनल मैनेजर्स के माध्यम से आपको ये पीपीटी मिलने वाला है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आपके बहुमूल्य टाइम आ, के लिए। एक कुछ सवाल आया था, मतलब चैट में, एनपीके का स्प्रे नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, एनपीके का स्प्रे हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। एनपीके का सिर्फ नीचे से ही देना पड़ेगा, एनपीके स्प्रे के लिए नहीं है। एनपीके सिर्फ पानी इसके साथ आप फील्ड में, खुले फील्ड में छोड़ो या ड्रेंचिंग करके छोड़ो, सभी क्रॉप के लिए। ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सेशन।
और आप सभी ने भी अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। अगले गुरुवार को कौन सा ट्रेनिंग होने वाला है वो यहाँ पे ही हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एक सवाल ऑलरेडी आया हुआ है कि धान की फसल का भी टाइम हो गया है। तो यस, डेफिनेटली अगले गुरुवार को हम धान की फसल का ट्रेनिंग करेंगे, ताकि अगले गुरुवार को कैसे हम मतलब धान की फसल का जो टाइम आ गया है तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो हमारे जितने भी लोग अगर धान की फसल के ऊपर काम करेंगे करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए अगले गुरुवार को लिए आप रेडी रहिए। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वंस अगेन, अक्षय सर।